प्रस्तुत है लेखक स्टीफन आर कबीर की लिखी पुस्तक अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। अध्याय 1, पैराडाइम्स और सिद्धांत। विकास और परिवर्तन के सिद्धांत। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र की चमक दमक और इसका प्रबल आकर्षण इस वजह से है कि इसे जीवन में सफलता हासिल करने का तुरंत तरीका समझा जा सकता है। लोग सोचते हैं कि यह व्यक्तिगत प्रभावकारिता तथा अन्य लोगों के साथ समृद्ध संबंध विकसित करने में उनकी मदद करेगा। वे सोचते हैं कि इस दौरान उन्हें मेहनत तथा विकास की उस स्वाभाविक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा जो इसे संभव बनाती है। यह बिना तथ्य का प्रतीक है। यह फटाफट अमीर बनाने वाली योजना है जो बिना मेहनत के अमीर बनाने का वायदा करती है और यह सफल होती दिख भी सकती है, परंतु इसकी योजना बनाने वाला लंबे समय में पीछे रह जाता है। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र छलपूर्ण और भ्रामक है। इसकी तकनीकों और तुरंत समाधानों से उच्च गुणवत्ता के परिणाम पाने के प्रयास उतने ही सफल होते हैं जितने कि डेट्राइट के नक्शे से शिकागो में किसी जगह तक पहुंचने का प्रयास। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र की जड़ों और इसके फलों के अनुभवी अवलोकनकर्ता एरिक फ्राक के शब्दों में, आज हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो किसी स्वचालित यंत्र की तरह व्यवहार करता है, जो खुद को ना तो जानता है ना ही समझता है। वह जिस इकलौते व्यक्ति को जानता है वह उस तरह का व्यक्ति है जैसा होने की उससे अपेक्षा की जाती है। उसके जीवन में भाषाई संप्रेषण की जगह निरर्थक बकवास ने ले ली है। कृत्रिम मुस्कुराहट ने निष्कपट हंसी का स्थान ले लिया है और नीरस हताशा का एहसास वास्तविक पीड़ा की जगह ले चुका है। इस व्यक्ति के बारे में 2 बातें कही जा सकती हैं। पहली बात तो यह कि वह सहजता तथा व्यक्तित्व के उन दोषों का शिकार है जो लाइलाज नजर आते हैं। साथ ही उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वह हम में से उन करोड़ों लोगों से मूलभूत रूप से भिन्न नहीं है जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। पूरे जीवन में विकास की क्रमिक अवस्थाएं होती हैं। बच्चा पहले पलटना सीखता है और फिर बैठना, फिर घुटनों के बल सरकता है और इसके बाद चलता तथा दौड़ता है। हर पायदान महत्वपूर्ण है और हर पायदान में समय लगता है। किसी भी पायदान को छोड़ा नहीं जा सकता। यही विकास के सभी क्षेत्रों में सही है, चाहे वह पियानो बजाना सीखना हो या ऑफिस के किसी सहयोगी के साथ प्रभावकारी संप्रेषण करना हो। यह व्यक्तियों, विवाहों, परिवारों तथा संगठनों पर भी लागू होता है। भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में तो हम प्रक्रिया के इस तथ्य या सिद्धांत को जानते तथा स्वीकार करते हैं, परंतु भावनात्मक क्षेत्रों, मानवीय संबंधों और व्यक्तिगत चरित्र के क्षेत्र में इसे मानना ज्यादा कठिन तथा कम व्यापक है। इसे जानने और स्वीकार करने के बाद इसके सामंजस्य में रहना तो और भी ज्यादा कठिन तथा कम व्यापक है। परिणाम स्वरूप हम कई बार शॉर्टकट की तलाश करते हैं। समय तथा मेहनत बचाने के लिए हम इन अनिवार्य पायदानों में से कुछ को लांघ कर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम की फसल काटना चाहते हैं। परंतु जब हम अपने विकास की किसी प्राकृतिक प्रक्रिया को लांघ कर शॉर्टकट अपनाते हैं तो क्या होता है? अगर आप सिर्फ औसत टेनिस खिलाड़ी हो परंतु अपनी बेहतर छवि बनाने के लिए आप अधिक ऊंचे स्तर पर खेलने का फैसला करें तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या सिर्फ सकारात्मक सोच के कारण आप किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी से मैच जीतने में सफल हो सकते हैं? क्या होगा अगर आप अपने दोस्तों को यह यकीन दिला दें कि आप संगीत समारोह में पियानो बजा सकते हैं जबकि आपकी वास्तविक वर्तमान योग्यता नौसिखिए की हो? जब आप स्पष्ट है, इस विकास प्रक्रिया का उल्लंघन करना, इसे नजरअंदाज करना या इसका शॉर्टकट अपनाना बिल्कुल असंभव है। यह प्रकृति के विरुद्ध है और ऐसे शॉर्टकट खोजने की कोशिश का परिणाम सिर्फ निराशा तथा कुंठा ही होता है। 10 बिंदु के पैमाने पर अगर मैं किसी क्षेत्र में दूसरे स्तर पर हूँ और 5वें स्तर पर पहुँचना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे तीसरे स्तर की ओर कदम बढ़ाना होगा। 1000 मील लंबी यात्रा की पहले कदम से शुरुआत होती है और इसे एक बार में एक कदम बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता है। अगर आप सवाल पूछकर या अपना अज्ञान प्रकट करके शिक्षक को यह पता नहीं चलने देते कि आप किस स्तर पर हैं तो आप कभी नहीं सीख सकते और अपना विकास नहीं कर सकते। आप लंबे समय तक ढोंग करके धोखा नहीं दे सकते क्योंकि अंततः आपके बारे में सच्चाई पता चल जाएगी। अज्ञान को स्वीकारना अक्सर सीखने की दिशा में पहला कदम होता है। थोरो ने सिखाया है, हमारे विकास के लिए आवश्यक अज्ञान को हम कैसे याद रख सकते हैं जब हम हर समय अपने ज्ञान का प्रयोग करते रहते हैं। हमारे विकास के लिए आवश्यक अज्ञान को
हम कैसे याद रख सकते हैं जब हम हर समय अपने अज्ञान का प्रयोग करते रहते हैं। मुझे वह अवसर याद आता है जब मेरे मित्र की 2 युवा पुत्रियां मेरे पास आईं। अपनी आंखों में आंसू भरकर उन्होंने शिकायत की कि उनके पिता कठोर हैं और वह उनकी स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। परिणामों के डर की वजह से वे अपने माता पिता के सामने मुंह खोलने में हिचक रही थीं। परंतु इसके बावजूद उन्हें अपने माता पिता के प्रेम, समझ और मार्गदर्शन की बहुत सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। मैंने उनके पिता से बात की और पाया कि बौद्धिक दृष्टि से वे घटनाओं के बारे में जागरूक थे। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके स्वभाव में उग्रता की समस्या है, परंतु उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने ईमानदारी से यह तथ्य मानने से इनकार कर दिया कि उनके भावनात्मक विकास का स्तर कम था। परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाना उनके गर्व को गंवारा नहीं था। अपनी पत्नी, पति, बच्चों, मित्रों या ऑफिस के सहयोगियों के साथ प्रभावकारी संबंध बनाने के लिए हमें उनकी बातें सुनना सीखना होगा और इसमें भावनात्मक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। सुनने में धैर्य, खुलेपन और समझने की इच्छा शामिल है, जो चरित्र के अत्यंत विकसित गुण हैं। निम्न भावनात्मक स्तर पर काम करना और उच्च स्तर की सलाह देना बहुत आसान होता है। हमारे विकास का स्तर टेनिस खेलने या पियानो बजाने के क्षेत्र में साफ नजर आ जाता है, क्योंकि वहां ढोंग करना असंभव है। परंतु चरित्र तथा भावनात्मक विकास के क्षेत्रों में यह उतना स्पष्ट नहीं होता। हम किसी अजनबी या सहयोगी के सामने नाटक कर सकते हैं या नकाब ओढ़ सकते हैं, हम ढोंग कर सकते हैं और कुछ समय तक हम इसके माध्यम से सफल भी हो सकते हैं। कम से कम सार्वजनिक रूप से हो सकता है कि हम खुद को भी धोखा देने में कामयाब हो जाएं। परंतु मुझे विश्वास है कि हम में से अधिकांश यह सच्चाई जानते हैं कि हम अंदर से सचमुच कैसे हैं, और मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं या काम करते हैं वे भी हमारी वास्तविकता जानते हैं। मैंने कई बार व्यावसायिक जगत में विकास की इस प्राकृतिक प्रक्रिया में शॉर्टकट अपनाने की कोशिशों के परिणाम देखे हैं। एग्जीक्यूटिव्स लच्छेदार भाषणों तथा मुस्कुराहट के प्रशिक्षण से, बाहरी कार्यक्रमों या संगठनों से तथा मैत्रीपूर्ण या शत्रुतापूर्ण विलय के माध्यम से उत्पादकता, गुणवत्ता, मनोबल या ग्राहक सेवा की संस्कृति विकसित करने की कोशिश करते हैं। परंतु वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इन चालबाजियों से अविश्वास का माहौल बनता है। जब उनके ये उपाय सफल नहीं होते तो वे व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र की अन्य तकनीकों की तलाश करते हैं और पूरे समय में उन प्राकृतिक सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं की उपेक्षा और अवहेलना करते हैं जो उच्च विश्वास की संस्कृति की नींव है। मुझे याद है कि मैंने भी कई साल पहले पिता के रूप में इस सिद्धांत की अवहेलना की थी। एक दिन जब मैं अपने 3 वर्षीय बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए घर आया तो मैंने देखा कि वह बाहरी कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसने अपने सारे तोहफे को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं दे रही थी। मेरा ध्यान सबसे पहले इस तरफ गया कि वहां मौजूद कई माता पिता इस स्वार्थपूर्ण प्रदर्शन को देख रहे थे। मैं शर्मिंदा था तथा मेरी शर्मिंदगी इस वजह से और बढ़ गई थी क्योंकि उस वक्त मैं विश्वविद्यालय में मानवीय संबंधों का प्रशिक्षण दे रहा था और मैं इन माता पिताओं की आशाओं को जानता था या कम से कम उन्हें महसूस कर सकता था। कमरे का माहौल सचमुच तनावपूर्ण था। बच्चे अपने हाथ फैलाकर मेरी बेटी के चारों तरफ खड़े थे। वह उससे उन तोपों से खेलने की अनुमति मांग रहे थे जो उन्होंने उसे कुछ समय पहले दिए थे, परंतु मेरी बेटी ने खिलौने देने से मना कर दिया। मैंने मन ही मन कहा, मुझे निश्चित रूप से अपनी बेटी को चीजें बांटना सिखाना चाहिए। दूसरों के साथ चीजें बांटने का जीवन मूल हमारे सबसे मूलभूत विश्वासों में से एक है। इसलिए मैंने सबसे पहले एक आसान आग्रह किया, बेटा क्या तुम अपने दोस्तों को उन खिलौनों से खेलने दोगी जो उन्होंने तुम्हें दिए हैं? उसने तपाक से जवाब दिया, नहीं। मेरा दूसरा उपाय उसे तर्क द्वारा समझाना था। गुड़िया रानी, अगर तुम अपने घर पर उन्हें अपने खिलौनों से खेलने दोगी तो जब तुम उनके घर जाओगी तो वह भी तुम्हें अपने खिलौनों से खेलने देंगे। एक बार फिर तत्काल जवाब सुनने को मिला, नहीं। मेरी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका था कि मेरा अपनी बेटी पर जरा भी प्रभाव नहीं था। तीसरा उपाय रिश्वत था। बहुत धीमी से मैंने कहा, बेटा अगर तुम खिलौने दे दोगी तो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया तोहफा दूंगा। मैं तुम्हें च्युइंगम दूंगा। वह चिल्लाकर बोली, मुझे च्युइंगम नहीं चाहिए। अब मुझे गुस्सा आने लगा।
अपनी चौथी कोशिश में मैंने डराने धमकाने का प्रयोग किया। अगर तुम खिलौने नहीं दोगी तो तुम सचमुच मुसीबत में पड़ जाओगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, ये मेरे खिलौने हैं, मैं इन्हें दूसरों को नहीं देना चाहती। आखिरकार मैंने शक्ति का सहारा लिया। मैंने उससे कुछ खिलौने छीने और दूसरे बच्चों को दे दिए। लो बच्चों, इन खिलौनों से खेलो। शायद मेरी बेटी चीजें बांटने से पहले उनके स्वामित्व का एहसास करना चाहती थी। सच तो यह है कि जब तक मैं किसी चीज का स्वामी नहीं हूँ तब तक मैं उसे किसी को कैसे दे सकता हूँ। उसे इस बात की जरूरत थी कि मैं पिता के रूप में, उसे इस बात की जरूरत थी मैं भावनात्मक परिपक्वता के अधिक उच्च स्तर पर काम करूं और यह अनुभव दिलाने में उसकी मदद करूं। परंतु उस समय मैंने अपनी बेटी के विकास तथा हमारे संबंध को महत्व नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अपने बारे में वहां मौजूद माता पिताओं की राय को महत्व दिया। मैंने एक प्रारंभिक फैसला कर लिया था कि मैं सही था, उसे अपने खिलौने बांटना चाहिए, और अगर वह ऐसा नहीं कर रही थी तो वह गलत थी। शायद मैंने उस पर उच्च स्तर की अपेक्षा इसलिए थोप दी क्योंकि भावनात्मक पैमाने पर मैं निचले स्तर पर था। धैर्य रखने या समझने में मैं या तो असमर्थ था या फिर अनिच्छुक। इसलिए मैंने उससे खिलौने बांटने की अपेक्षा की। अपनी कमी की भरपाई करने के प्रयास में मैंने अपने पद तथा अधिकार से शक्ति उधार ली और उसे वह करने के लिए विवश कर दिया जो मैं उससे करवाना चाहता था। परंतु शक्ति उधार लेने से हम कमजोर बनते हैं। शक्ति उधार लेने वाला इसलिए कमजोर बनता है क्योंकि वह काम करवाने के लिए बाहरी तत्वों पर अधिक निर्भर हो जाता है। इससे वह व्यक्ति भी कमजोर बनता है जिसे बात मानने के लिए विवश किया जाता है, क्योंकि इससे स्वतंत्र तर्क शक्ति, बुद्धि तथा आंतरिक अनुशासन के विकास में बाधा पड़ती है और अंततः इससे संबंध भी कमजोर हो जाता है। सहयोग का स्थान भय ले सकता है और दोनों ही अधिक स्वेच्छाचारी तथा रक्षात्मक हो जाते हैं। और तब क्या होगा जब उधार लेने वाली शक्ति का स्रोत, चाहे वह शारीरिक शक्ति या अधिक बड़ा आकार हो, पद या अधिकार हो, डिग्री या स्टेटस सिंबल हो, रूप रंग या पिछली सफलताएं हो, बदल जाएं या ना रहें। अगर मैं अधिक परिपक्व होता तो मैंने अपनी आंतरिक शक्ति पर अधिक विश्वास किया होता। तब बांटने तथा विकास की मेरी समझ पर, प्रेम तथा पोषण देने की मेरी क्षमता पर मुझे अधिक विश्वास होता और मैंने अपनी पुत्री को यह विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी होती कि दूसरों को अपने खिलौने से खेलने की अनुमति देना या ना देना उसी पर निर्भर करता है। शायद उससे तर्कपूर्ण आग्रह करने के बाद मुझे बच्चों का ध्यान किसी अन्य रोचक खेल की ओर मोड़ देना चाहिए था तथा अपनी पुत्री को भावनात्मक दबाव से बचा लेना चाहिए था। मैंने यह सीखा है कि जब बच्चों को वास्तविक स्वामित्व का एहसास हो जाता है तो वे बहुत स्वाभाविक, मुक्त और सहज रूप से आपस में चीजें बांटने लगते हैं। मेरा अनुभव यह रहा है कि ऐसे समय होते हैं जब शिक्षा देना चाहिए और ऐसे भी समय होते हैं जब शिक्षा नहीं देना चाहिए। जब रिश्ते तनावपूर्ण हो और भावनात्मक तनाव का माहौल हो तो शिक्षा देने के प्रयास को अक्सर अस्वीकृति के रूप में ले लिया जाता है। परंतु जब माहौल अच्छा हो तो बच्चे को शांति से अकेले में बुलाकर शिक्षा देने या जीवन मूल्य का महत्व याद दिलाने से अधिक गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए भावनात्मक परिपक्वता की जरूरत होती है जो शायद उस समय मेरे धैर्य तथा आंतरिक नियंत्रण के स्तर से परे थी। शायद बांटने के वास्तविक एहसास से पहले हमारे मन में स्वामित्व का एहसास होना जरूरी है। कई लोग अपने वैवाहिक जीवन तथा परिवारों में या तो मशीनी अंदाज में देते हैं या फिर कुछ भी देने या बांटने से इनकार कर देते हैं। हो सकता है उन्हें स्वयं पर स्वामित्व का या अपनी पहचान का एहसास कभी ना हुआ हो, या फिर शायद उन्हें कभी स्वयं के महत्व का अनुभव ना हुआ हो। अपने बच्चों के विकास में सचमुच मदद करने में हमें इतना धैर्यवान बनना पड़ता है कि हम उन्हें स्वामित्व का एहसास होने दें। साथ ही हमें इतना बुद्धिमान भी बनना पड़ता है कि हम उन्हें देने का महत्व सिखाएं तथा स्वयं उदाहरण पेश करें।